आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में एक असाधारण कहानी की शुरुआत हुई। यह वो समय था जब हमारा सौर मंडल अभी सिर्फ एक विचार था, एक विशाल घूमती हुई धूल और गैस की डिस्क। इसी खगोलीय कोलाहल में, इसी ब्रह्मांडीय नृत्य के बीच एक नया ग्रह जन्म ले रहा था, हमारी अपनी पृथ्वी। चलिए समय में और पीछे चलते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले की उस दुनिया में कल्पना कीजिए। उस समय पृथ्वी आज जैसी हरी भरी और नीली नहीं थी। यह सिर्फ एक दहकता हुआ उग्र आग का गोला थी। इसकी सतह पर न विशाल महासागर थे, न बर्फीले पहाड़, और न ही जीवन का कोई सूक्ष्म निशान। पूरी सतह पिघले हुए लावा का एक उबलता हुआ अंतहीन महासागर थी, जिस पर लगातार अंतरिक्ष से चट्टानों और ग्रहों के अवशेषों की बमबारी हो रही थी, जैसे कोई दिव्य आतिशबाजी। पर उस शुरुआती उथल पुथल से भरे दौर में पृथ्वी इस ब्रह्मांडीय मंच पर अकेली नहीं थी। क्या आप कभी रात के अंधेरे में आसमान को देखते हुए यह सोच सकते हैं कि शायद अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी के आसमान में एक नहीं बल्कि 2 चांद हुआ करते थे? यह एक मजेदार और आकर्षक वैज्ञानिक परिकल्पना है, लेकिन फिर एक ऐसी विनाशकारी घटना हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक पूरा का पूरा ग्रह जो हमारे साथ साथ एक पड़ोसी की तरह सूरज का चक्कर काट रहा था, अपने रास्ते से भटका और सीधे हमारी युवा पृथ्वी से आ टकराया। इस महाटक्कर ने न सिर्फ हमारे चांद को जन्म दिया, बल्कि हमारी दुनिया को वो रूप दिया जिसमें जीवन संभव हो सका। एक जलती हुई दुनिया आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले, जब हमारा सौर मंडल अपनी शैशवावस्था में था, पृथ्वी का जन्म हुआ धूल और गैस के एक विशाल घूमते हुए बादल से। वैज्ञानिक इसे कहते हैं प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क या सौर निहारिका। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय चक्की जिसमें गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य शक्ति छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़ रही थी। इस प्रक्रिया को कहते हैं अभिवृद्धि। लाखों करोड़ों सालों तक कंकड़, पत्थर बने पत्थर, चट्टाने चट्टाने, ग्रह पिंड और अंततः एक ग्रह। लेकिन तब की पृथ्वी आज की शांत और जीवनदायी दुनिया नहीं थी। यह थी पिघले हुए लावा का उबलता हुआ समंदर, एक ऐसा नारकीय गोला जिसका तापमान इतना ज्यादा था कि पत्थर भी भाप बन जाते थे। इस प्रचंड गर्मी के 3 मुख्य कारण थे। पहला, लगातार टक्करों से पैदा हुई अपार गतिज ऊर्जा। दूसरा, ग्रह का गुरुत्वाकर्षण दबाव और उसका संकुचन। तीसरा, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय जो ग्रह को अंदर से जला रहा था। इस दौर को वैज्ञानिक कहते हैं हेडियन युग। हेडिस यानी नरक का देवता, और सच में यह समय नरक जैसा ही था। उसी शुरुआती अराजक और भीड़भाड़ वाले सौरमंडल में पृथ्वी के साथ एक और ग्रह भी सूरज का चक्कर लगा रहा था। वैज्ञानिकों ने इस काल्पनिक लेकिन संभावित ग्रह को नाम दिया थिया। यह नाम यूं ही नहीं चुना गया। ग्रीक पौराणिक कथाओं में थिया एक शक्तिशाली टाइटन देवी थी और चंद्रमा की देवी सेलेन की मां। और यह नाम बिल्कुल सटीक साबित हुआ, क्योंकि इसी ग्रह के विनाश से हमारे चांद का जन्म हुआ। थिया कोई छोटा क्षुद्र ग्रह नहीं था। यह था लगभग मंगल ग्रह के आकार का एक पूरा विकसित ग्रह, जिसका व्यास करीब 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा रहा होगा। यह भी धूल और चट्टानों से बना था, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। सबसे दिलचस्प बात यह है कि थिया और पृथ्वी शायद सूरज से लगभग एक ही दूरी पर और लगभग एक ही कक्षा में परिक्रमा कर रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि वे शायद ट्रोजन पॉइंट्स पर बने थे,
इन्हें कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स L4 तथा L5। ये ऐसे गुरुत्वाकर्षण के स्थिर बिंदु होते हैं जहां एक छोटा ग्रह बड़े ग्रह के साथ एक ही कक्षा साझा कर सकता है बिना टकराए। इसे ऐसे समझिए जैसे दो धावक एक ही गोल ट्रैक पर दौड़ रहे हों, एक थोड़ा आगे एक थोड़ा पीछे, लेकिन दोनों की गति एक सी हो, इसलिए वे ना टकराते हैं ना दूरी बदलती है लाखों शायद करोड़ों वर्षों तक। पृथ्वी और थिया इसी तरह साथ साथ सूरज का चक्कर काटते रहे। दो ब्रह्मांडीय पड़ोसी जो एक दूसरे के अस्तित्व से लगभग अनजान थे। लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी संतुलन हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे हमारे सौर मंडल के विशाल ग्रह जैसे बृहस्पति और शुक्र अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से थिया की कक्षा को प्रभावित करने लगे। हर चक्कर के साथ थिया थोड़ा थोड़ा अपनी स्थिर जगह से डगमगाने लगा। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक धीमी लेकिन अटल प्रक्रिया थी। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण का यह खिंचाव इतना बढ़ गया कि थिया अपने ट्रोजन पॉइंट से पूरी तरह बाहर निकल आया। और उसी क्षण थिया की किस्मत और पृथ्वी की किस्मत हमेशा के लिए जुड़ गई। अब दोनों ग्रह एक दूसरे के लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, अब वे एक टकराव के रास्ते पर थे। एक ऐसी टक्कर जो हमारे सौर मंडल के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक घटना बनने वाली थी। अगला भाग, महाटक्कर। टक्कर का कोण 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ऊर्जा की तुलना पृथ्वी का दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे। महाविस्फोट, इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर। टकराव से पहले का सन्नाटा। अब पृथ्वी और थिया दोनों ही अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे थे, लेकिन अब यह एक स्थिर यात्रा नहीं थी। यह था एक धीमी मौत की ओर बढ़ता हुआ रास्ता। हर चक्कर के साथ थिया पृथ्वी के थोड़ा और करीब आता गया। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हर बार और ज्यादा मजबूत होता गया, मानो दो अदृश्य हाथ दोनों ग्रहों को एक दूसरे की ओर खींच रहे हों। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टकराव के समय थिया की रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा थी। यह कोई सीधी टक्कर नहीं थी, यह था एक तिरछे कोण से हुआ साइड इंपैक्ट, और यही बात इसे और भी विनाशकारी बनाती है। इस टक्कर से पैदा हुई ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उसकी तुलना धरती पर बने सभी परमाणु बमों को एक साथ फोड़ने से भी नहीं की जा सकती। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि दोनों ग्रहों की ऊपरी परतें सीधे अंतरिक्ष में उछल गईं। खरबों टन पिघली हुई चट्टान, लावा और अत्यधिक गर्म गैसें एक झटके में अंतरिक्ष में फैल गईं। कुछ ही पलों में पृथ्वी का बड़ा हिस्सा और थिया का लगभग पूरा अस्तित्व पिघलकर भाप बन गया। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मॉडल यह भी बताते हैं कि यह टक्कर इतनी असाधारण थी कि कुछ समय के लिए पृथ्वी और थिया एक बिल्कुल नई खगोलीय संरचना में बदल गए। इसे कहते हैं सिनेस्टिया। सिनेस्टिया एक विशाल डोनट के आकार का घूमता हुआ वाष्पीकृत चट्टानों का बादल होता है। इसमें कोई ठोस ग्रह नहीं होता। तरल और गैस एक दूसरे में घुल चुके होते हैं। कुछ समय के लिए पृथ्वी और थिया अलग अलग ग्रह नहीं रहे। इस महाटक्कर ने पृथ्वी को उसकी नींव तक हिला दिया। पृथ्वी की घूमने की गति अचानक बहुत तेज हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी 3 का एक दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे का था। और सबसे निर्णायक बात, इसी टक्कर ने पृथ्वी की धुरी को झुका दिया लगभग 23.5 डिग्री। यही झुकाव आज हमारे ग्रह पर गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़ जैसे मौसमों की वजह है। इस टक्कर की प्रचंड गर्मी और ऊर्जा ने पृथ्वी के पहले वायुमंडल को लगभग पूरी तरह अंतरिक्ष में उड़ा दिया। पृथ्वी एक बार फिर एक दहकती हुई आग की गेंद बन गई। लेकिन अब पृथ्वी अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर एक विशाल धकता हुआ मलबे का छल्ला था। अगर उस समय
कोई दूर से देख पाता तो पृथ्वी शायद शनि ग्रह की तरह छल्लों से घिरी हुई दिखाई देती। यह किसी कहानी का अंत नहीं था, यह था एक नई दुनिया और उसके शाश्वत साथी के जन्म की शुरुआत। महाटक्कर के बाद खरबों टन मलबा, जिसमें वाष्पीकृत चट्टान, पिघला हुआ लावा और अत्यधिक गर्म गैसें शामिल थीं, पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल छल्ले के रूप में फैल चुका था। लेकिन यह मलबा ज्यादा देर तक बिखरा हुआ नहीं रह सका। गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रहों का निर्माता है, एक बार फिर अपना काम करने लगा। उस छल्ले में मौजूद छोटे बड़े कण एक दूसरे से टकराने लगे और जुड़ने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सौरमंडल की शुरुआत में अभिवृद्धि की प्रक्रिया ने ग्रहों को जन्म दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब यह प्रक्रिया बहुत तेज थी। पहले माना जाता था कि चांद को बनने में हजारों या लाखों साल लगे होंगे, लेकिन आधुनिक उच्च रिजोल्यूशन कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि शायद कुछ 100 वर्षों में या कुछ सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ कुछ ही घंटों में मलबा इकट्ठा होकर एक नए खगोलीय पिंड में बदल गया और उसी पल जन्म हुआ चांद का। यह नवजात एक चांद आज के मुकाबले पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब था, शायद 10 से 20 गुना ज्यादा करीब। अगर हम उस समय रात के आसमान को देखते तो चांद एक विशाल लाल गर्म धधकता हुआ गोला दिखाई देता। आसमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेरते हुए भयावह और साथ ही अद्भुत समय के साथ ठंडा होने लगा। उसकी सतह पर एक ठोस परत जमने लगी, जिसे हम आज कहते हैं लूनर क्रस्ट। अब पृथ्वी और चांद के बीच शक्तिशाली ज्वारीय बल काम करने लगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद की घूमने की गति को धीरे धीरे धीमा करने लगा, जब तक कि चांद टाइडली लॉक नहीं हो गया, यानी उसकी अपनी धुरी पर घूमने की अवधि और पृथ्वी की परिक्रमा करने की अवधि एक सी हो गई। यही कारण है कि हम आज हमेशा चांद का एक ही चेहरा देखते हैं, लेकिन यह संबंध एक तरफा नहीं था। चांद के गुरुत्वाकर्षण ने भी पृथ्वी की घूमने की गति को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। हमारे दिन धीरे धीरे लंबे होते गए और इसी ऊर्जा आदान प्रदान की वजह से चांद हर साल पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगा। आज भी यह प्रक्रिया जारी है। अपोलो मिशन के दौरान चांद पर रखे गए लेजर रिफ्लेक्टर से किए गए सटीक माप बताते हैं कि चांद हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है। इस तरह थिया के विनाशकारी अवशेषों से जन्म हुआ पृथ्वी के शाश्वत साथी का, एक ऐसा साथी जो आज भी हर रात हमारे आसमान को रोशन करता है। इस महाटक्कर ने पृथ्वी को सिर्फ एक चांद ही नहीं दिया, इसने एक ऐसी विरासत दी जिसके बिना आज का जीवन शायद संभव ही नहीं होता। सबसे बड़ा बदलाव था पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुक जाना, लगभग 23.5 डिग्री। यही झुकाव पृथ्वी पर गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़ जैसे मौसमों को जन्म देता है। ये मौसम सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तापमान, अलग अलग वर्षा और अलग अलग जलवायु क्षेत्र बनाते हैं। और यही विविधता अलग अलग इकोसिस्टम्स को जन्म देती है। रेगिस्तान, घने जंगल, घास के मैदान, महासागर, जहां जीवन अपने अनगिनत रूपों में विकसित हो सका। लेकिन यह सब इतना स्थिर नहीं होता अगर चांद न होता। शुरुआती पृथ्वी अपनी धुरी पर काफी अस्थिर थी। कल्पना कीजिए, एक घूमता हुआ लट्टू जो ठीक से संतुलित न हो तो कैसे लड़खड़ाता है। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही थी। आज भी हम इसका उदाहरण मंगल ग्रह पर देखते हैं। मंगल की धुरी लाखों वर्षों में काफी नाटकीय रूप से बदलती रहती है और इसी वजह से मंगल की जलवायु कभी स्थिर नहीं रह पाई। चांद ने एक विशाल खगोलीय
एंकर की तरह काम किया। उसने पृथ्वी की डगमगाहट को काबू में रखा। इस स्थिरता ने पृथ्वी की जलवायु को लाखों करोड़ों वर्षों तक अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखा और यही जीवन के धीमे, क्रमिक और जटिल विकास के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ। यह सच है कि महाटक्कर ने पृथ्वी का पहला कमजोर वायुमंडल अंतरिक्ष में उड़ा दिया था, लेकिन इसके बाद पृथ्वी पर वह भारी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधियां शुरू हुई। इन ज्वालामुखियों से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैसें बाहर निकलने लगी। इन्हीं गैसों ने मिलकर एक नया, ज्यादा घना, ज्यादा स्थायी वायुमंडल बनाया। और जब पृथ्वी की सतह काफी ठंडी हो गई तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह बारिश शायद लाखों वर्षों तक चलती रही और इसी बारिश ने पृथ्वी के निचले और गहरे हिस्सों को भर दिया। जन्म हुआ महासागरों का और फिर उन्हीं महासागरों की गहराइयों में या शायद उथले ज्वारीय तालाबों में जीवन की पहली रहस्यमयी चिंगारी फूटी। कितनी अजीब और अद्भुत बात है कि हमारे सौरमंडल की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक ही पृथ्वी को एक रहने योग्य, स्थिर और जीवन से भरपूर ग्रह बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाती है। क्या यह सिर्फ कहानी है? अब तक जो हमने सुना वो किसी विज्ञान कथा की तरह लग सकता है। एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराया और चांद बन गया। तो सवाल यह उठता है, वैज्ञानिक इस असाधारण नतीजे तक पहुंचे कैसे? इस सिद्धांत को कहते हैं विशाल टकराव परिकल्पना या जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। आज यह चांद के बनने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका सबसे बड़ा सबूत 1960 और 70 के दशक में नासा के अपोलो मिशनों से मिला, जब अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह से लगभग 382 किलोग्राम चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लेकर आए। इन चट्टानों की दुनिया की सबसे आधुनिक प्रयोगशालाओं में बारीकी से जांच की गई और जो नतीजे मिले वे हैरान करने वाले थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की चट्टानों की रासायनिक और समस्थानिक बनावट पृथ्वी की बाहरी परत यानी मेंटल की चट्टानों से काफी हद तक मिलती जुलती है। खासतौर पर ऑक्सीजन के समस्थानिकों का अनुपात, जो किसी भी ग्रह का एक तरह का रासायनिक फिंगरप्रिंट होता है, पृथ्वी और चांद में लगभग एक सा है, जबकि सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह या उल्का पिंड में ऐसा नहीं पाया जाता। इसका सीधा मतलब यह है कि चांद का ज्यादातर पदार्थ पृथ्वी के ही पदार्थ से आया है, यानी किसी भीषण टक्कर के बाद पृथ्वी से अलग हुआ। इसके अलावा चांद की चट्टानों में लोहे जैसे भारी तत्वों की काफी कमी पाई गई। यह भी विशाल टकराव परिकल्पना को मजबूती से सपोर्ट करता है, क्योंकि टक्कर के समय तक पृथ्वी का भारी लोहा पहले ही ग्रह के केंद्र यानी कोर में डूब चुका था। इसलिए जो मलबा अंतरिक्ष में उछला वह ज्यादातर पृथ्वी की बाहरी परत यानी मेंटल के हल्के सिलिकेट पदार्थ थे। साथ ही चांद की चट्टानों में पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थों की भी भारी कमी है, क्योंकि टक्कर के दौरान उत्पन्न हुई भीषण गर्मी ने इन वाष्पशील तत्वों को भाप बनाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया। और अंत में आधुनिक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन इस कहानी की पुष्टि करते हैं। ये सिमुलेशन दिखाते हैं कि अगर मंगल के आकार का एक पिंड युवा पृथ्वी से एक खास कोण और गति पर टकराए तो ठीक वैसा ही मलबा और वैसा ही चांद बन सकता है जैसा हम आज देखते हैं। एक ऐसा चांद जिसका कोर छोटा है, जिसकी कोणीय गति सही है
और जिसकी रासायनिक बनावट पृथ्वी के मेंटल से मेल खाती है। इन्हीं सब सबूतों ने थिया की कहानी को एक कोरी कल्पना से बदलकर एक मजबूत और व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत बना दिया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, एक खोया हुआ ग्रह। तो अब जब हम इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक टक्कर की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक खोए हुए ग्रह की। थिया, जो कभी हमारे साथ साथ सूरज का चक्कर लगाता था, आज खुद मौजूद नहीं है, लेकिन उसका वजूद पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ। उसके अवशेष आज भी पृथ्वी के चारों ओर एक शांत और वफादार प्रहरी की तरह चक्कर काट रहे हैं। वही अवशेष हमारे महासागरों में ज्वार भाटा पैदा करते हैं, पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखते हैं और हमारी जलवायु को संतुलन में बनाए रखते हैं। एक और सिर्फ यही नहीं, वही चांद हजारों वर्षों से कवियों को प्रेरणा देता आया है, कलाकारों को रचना की वजह देता है और प्रेमियों को चुपचाप एक दूसरे के करीब ले आता है। कितनी अजीब बात है कि जिस घटना ने एक पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया, वही घटना हमारी दुनिया को इतनी सुंदर और जीवन से भरपूर बना गई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड में विनाश हमेशा अंत नहीं होता। कई बार वही विनाश किसी नए और बेहतर निर्माण की शुरुआत बन जाता है। तो अगली बार जब आप रात के शांत आसमान में चमकते हुए चांद को देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा, क्योंकि वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो एक मरे हुए ग्रह की याद है। अगर आपको ब्रह्मांड की ऐसी रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके, और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए आप अगली बार किस ग्रह, किस खगोलीय घटना या किस ब्रह्मांडीय रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन, और यह थी थिया की कहानी, एक विनाश जिससे जीवन पैदा हुआ।